कक्षा 8 के सभी प्यारे विद्यार्थियों का आज के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। उम्मीद करता हूं कि आपका जो बोर्ड का एग्ज़ाम है वो उसके लिए आप बहुत ही शानदार तैयारी कर रहे होंगे और आपका जो बोर्ड परीक्षा का जो आपका गणित का पेपर होने वाला है उसके लिए शेखावटी मिशन 100 टीम की ओर से आपके लिए एक मॉडल पेपर तैयार किया गया है, जिसमें से आपके 100% आपकी जो परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पिछली बार भी इस पेपर में से जो आपके शेखावटी मिशन 100 का जो मॉडल पेपर जारी किया गया था, तो उसमें आपके जो 80 में से लगभग जो 75 नंबर के जो क्वेश्चन है वो आपके इस मॉडल पेपर में से हूबहू पूछे गए थे। तो इस बार भी आपके बहुत ही शानदार नंबर आएंगे। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपको जो इसमें बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। साथ ही इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी अपने ऐप के ऊपर। तो कक्षा 8 की जो टेस्ट सीरीज है उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीज़ें आपको पीडीएफ वगैरह सारी चीज़ें उपलब्ध है, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसको टेलीग्राम ग्रुप से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और अपना व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। ऐप के ऊपर आपके लिए मात्र 49 रुपये में टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है। अगर आप उसको ज्वाइन करते हैं तो आपको काफ़ी सारा फायदा मिलेगा। बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज है, और इसमें आप जो कई सारे टेस्ट भी दे सकते हैं, पुराने पेपर आपको मिल जाएंगे, और जो बोर्ड के जो टॉपर्स विद्यार्थी होते हैं जिनके 80 में से 80 नंबर आते हैं उनकी कॉपियाँ आपको अपने ऐप के अंदर उस टेस्ट सीरीज में मिल जाएगी। आप ज़रूर देखना, उनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और ये आपके सामने जो 2024-25 का आपका जो पेपर होगा उसके लिए गणित का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से है कि माइनस के 19/29 और 29/-19, इसका उत्तर जो आपके 1 आ रहा है। तो इसमें आपको बताना कि गुणन के अंतर्गत कौन सा गुणधर्म प्रयुक्त हुआ है। तो इसमें आपके गुणन के अंतर्गत कौन सा गुणधर्म प्रयोग हुआ है? क्रम विनिमय, साहचर्य, गुणन प्रतिलोम, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो फाइनल उत्तर है वो आपके क्या हो जाएगा? गुणन प्रतिलोम हो जाएगा। तो इसका उत्तर रहेगा आपके गुणन प्रतिलोम। ऑप्शन स इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो इसमें अपने को क्या भरना है? स भरना है। और आपको प्रश्न का उत्तर अपनी जो क्वेश्चन बुकलेट होगी उसी में आपको लिखना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपके गुणन प्रतिलोम हो जाएगा। गुणन प्रतिलोम में क्या होता है कि इनका उल्टा लिखा जाता है। गुणा में इनको उल्टा लिखा जाता है। जैसे 2/3 है या 1/4/3 है तो इसको 3/4 लिखा जाता है। इंटू करेंगे तो इसका उत्तर हमेशा 1 आता है। इसको गुणन प्रतिलोम गुणधर्म कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं कि इनमें से कौन सी एक पूर्ण वर्ग संख्या है? इसमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो किसी का वर्ग है? क्या 13 किसी का वर्ग है? नहीं। 39 भी नहीं, और 65 भी नहीं। 81, हाँ 81 है। 81 किसका वर्ग है? तो आप सभी को पता है 9 का पहाड़ा 9 बार बोलते तो 81 आता है। तो 9 में 81 यानी कि 21 का वर्ग है, 9 का वर्ग है। ठीक है, तो 9 × 9 करेंगे तो कितना आता है? 81 आता है। इस प्रकार से 9 का वर्ग कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। तो दूसरे का उत्तर क्या करेंगे? द करेंगे। अगला प्रश्न है आपके तीसरा प्रश्न है कि संख्या है 729, इसका घनमूल में कौन सी संख्या है? तो 729 का घनमूल बताने की ये किसका घन है 729? तो हम क्या करेंगे? पहले इसका घनमूल निकालने के लिए गुणनखंड करेंगे और आपको अच्छी प्रकार से यहाँ पे समझा देते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है 729 के। तो 729 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले भाग देंगे, 2 का नहीं जाएगा तो 3 का देंगे। इसमें भाग जाएगा 3 का 7 में 2 बार, और 12 में जाएगा आपके 4 बार, और 9 में जाएगा 3 बार। फिर 3 का भाग देंगे 8 1 81 बार। फिर 3 का भाग देंगे 2 और 7 27 बार। फिर 3 का 9 बार, और फिर 3 का 3 बार, और 3 का 3 में 1 बार। तो इस प्रकार से आपके इसमें 3-3 के जोड़े बनेंगे। एक तो ये जोड़ा बनेगा 3-3 का, और एक ये 3-3 का। तो एक एक बार लिखेंगे। 3 × 3 बराबर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो 729 का घनमूल कितना आएगा? आपके 9 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर स में दे रखा है। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे? स वाला उत्तर इसमें सही लिखेंगे। घनमूल निकालने के लिए 3-3 के जोड़े बनाते हैं, और वर्गमूल निकालने के लिए 2-2 जोड़े बनाए जाते हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि 216 का घनमूल कितना होता है। ठीक है, कमेंट करके बताना कि 216 का घनमूल कितना होता है। इसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके 4 है। यदि 3 की घात m × 3 की घात -3 बराबर 3 की घात 5 हो तो आपको m का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले इसके 3 की जो आधार है इसको सेम होने पर इसको एक जैसा बनाएंगे। तो इसके आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर क्या दे रखा है? m की घात 3 की घात m और 3 की घात -3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपके 3 की घात m + -3, और बराबर में क्या आएगा? आपके 3 की घात 5। अब बराबर की दोनों तरफ या आधार बेक इसमें सेम है तो इसकी घातें भी सेम हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा? m + -3 और बराबर में 5। -3 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। तो 5 + 3 कितने हो जाएंगे?
8 हो जाएंगे। तो इसका जो फाइनल उत्तर कितना आएगा आपके 8 उत्तर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर स में दे रखा है। किसी भी संख्या की घात अगर आपके 0 होती हैं तो उसका मान कितना आता है, 1 आता है। किसी भी संख्या की घात 0 होगी तो उसका मान कितना आएगा, 1 आएगा, सिवाय 0 को छोड़ के। 0 को छोड़ के किसी भी संख्या की घात 0 है तो फिर उसका उत्तर हमेशा 1 आता है। तो इसके आधार पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। जैसे 1 की घात 0 इंटू 2 की घात 0 इंटू 3 की घात 0, एक तो इसका मान आपको कमेंट करके बताना है। एक दूसरा है हमारे पास में 1 की घात 0 प्लस, दूसरा है हमारे पास में 1 की घात 0 प्लस 2 की घात 0 प्लस 3 की घात 0। इन दोनों का उत्तर आपको कमेंट करके बताना है कि इन दोनों का उत्तर कितना आएगा। फाइनल उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। और ऐप के अंदर जिन बच्चों ने टेस्ट सीरीज ले रखी उनके लिए कई सारे टेस्ट अपलोड कर रखे हैं, आप उनको ज़रूर देना है। और जो जितने ज़्यादा टेस्ट देगा उसके उतने ज़्यादा अच्छे नंबर आएंगे। और आपके कई सारे पुराने पेपर भी डाल रखे हैं, उनको भी आपको सोल्व करना है। क्वेश्चन बैंक भी डाल रखा है, वो भी आपको सोल्व करना है। और भी मैं आपके परीक्षा से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सारे सोल्व करवाऊंगा। आप ऐप के अंदर जो टेस्ट सीरीज है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको टेस्ट देना है। जो बच्चे टेस्ट में टॉप 3 में आएंगे उन टॉप 3 बच्चों को रिजल्ट के अनुसार 3 बच्चों को आपको जो 1100 रुपये की पुरस्कार राशि मिलने वाली है। अगर आपका भी सपना है इस बार 1100 रुपये प्राप्त करने का तो आप ऐप के अंदर जो 49 रुपये वाली टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप भी टॉप 3 में आते हैं तो आपको 1100 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा आप जो इसमें अगर 6000 बच्चों में आते हैं तो इस बार भी 6000 बच्चों को टैबलेट मिला है, आपको भी टैबलेट मिलेगा अगर आप जो 6000 बच्चों की लिस्ट में शामिल होते हैं तो जिन बच्चों का भी सपना है इस बार टैबलेट प्राप्त करने का, अपना स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, उसको ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहाँ पर मैं आपको और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह सारी चीज़ें भेजता रहूँगा। अगला प्रश्न आपका ये है कि इसका आपको मानक रूप बताना है। तो मानक रूप बताने के लिए आपको ये दशमलव जो लगेगा वो 3 और 5 के बीच में लगेगा। तो पॉइंट लाएंगे इधर 1, 2, 3, 4 और 5 अंक। तो इसका उत्तर आएगा आपके 3.5 इंटू 10 की घात -5। तो ये उत्तर कहाँ दे रखा है, तो ये उत्तर आपके ऑप्शन नंबर अ में दे रखा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अ वाला उत्तर सही रहेगा। अगला प्रश्न आपके एक फ्रॉक की सूची मूल्य आपके 220 रुपये है और सेल में 20% बट्टे की घोषणा की जाती है। इस फ्रॉक पर बट्टे की राशि आपको ज्ञात करनी है कि आपको कितना रुपये छूट दी जा रही है वो आपको ज्ञात करना है। तो छूट कितना परसेंट है, 20% है। आपको क्या करना है, 220 का 20% निकालना है। तो ये बट्टे की राशि आ जाएगी। तो ये आएगा आपका 220 इंटू 20 और बट्टे में कितना आएगा आपके परसेंट उठाएंगे तो 100 आ जाएगा। इसके एक जीरो से इसका एक जीरो कट जाएगा, इसके एक जीरो से दूसरा जीरो कट जाएगा। बचा गया क्या ऊपर, तो 22 इंटू 2 बचेगा। तो 22 दूनी कितने होते हैं 44, यानी कि 44 रुपये इसका उत्तर रहेगा। तो छूट कितने रुपए की मिल रही है, छूट इनको यहाँ पे मिल रही है 44 रुपये की, जो 44 रुपये की इनको छूट मिल रही है। और प्रतिशत की बात करें तो कितना परसेंट है, 20%। ठीक है, तो ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर अपना है क्वेश्चन नंबर आपका 7वां क्वेश्चन है कि कौन सा विकल्प आपको सत्य है वो बताना है। कि सभी आयत वर्ग होते हैं, सभी आयत को वर्ग नहीं कह सकते हैं। ठीक है, ये आयत है, इसको वर्ग कैसे कह दें, लेकिन वर्ग को आयत कहा जा सकता है। ठीक है, एक वर्ग को आयत कहा जा सकता है लेकिन आयत को वर्ग नहीं कह सकते। तो ये वाला तो गलत हो जाएगा। सभी वर्ग समलंब चतुर्भुज होते हैं, रुको इसको भी देखते हैं। सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते, ये तो गलत है। सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज होते हैं, ये भी आपके गलत हो जाएगा। सभी पतंग समचतुर्भुज होते हैं, ये भी आपके गलत हो जाएगा। सभी पतंग समचतुर्भुज नहीं होते हैं, समचतुर्भुज पतंग होते हैं। तो सभी जो वर्ग होते हैं वो समलंब चतुर्भुज होते हैं, ये बिल्कुल सत्य बात हो जाएगी, क्योंकि इसमें एक जोड़ा समांतर होना चाहिए। तो इसमें दोनों जोड़े समांतर होते हैं, तो ये समांतर चतुर्भुज भी है और समलंब चतुर्भुज भी है। तो इसका उत्तर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ब करेंगे, जो कि इसका उत्तर सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर अपना 8वां है कि एक पदीय व्यंजक है, इसको आपको गुणा करना कितना आएगा। तो ये कितना दे रखा है, -4p। तो -4p इंटू इसको गुणा करना है 7pq से, तो 7pq। अब संख्या को गुणा कर दो, -4 और 7 को गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 7 चौक कितना हो जाएगा 28। और p कितनी बार आ रहा है, p आ रहा है आपके 2 बार, तो p की घात 2 और q आ रहा है 1 बार। तो माइनस का 28 p स्क्वायर q इसका फाइनल उत्तर रहेगा। तो माइनस का 28 p स्क्वायर q, ये इसका फाइनल उत्तर आपके ऑप्शन नंबर 7 में दे रखा है। तो यही इसका फाइनल उत्तर
रहेगा। अब आपके जो प्रश्न हैं वो आपके 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। 4 क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के पूछे जाएंगे। तो 9वां प्रश्न आपके सामने कि एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उनमें से 10 में जो जीत हासिल की, यदि उनकी जीत का प्रतिशत 40 था तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले। तो ये टोटल जो मैच खेले थे उसमें से 10 मैच जीते। अभी जीते गए जो मैच हैं वो टोटल का जो आपके 40% है। तो आपको बताना कि उसने कुल कितने मैच खेले। तो जितने भी मैच खेले उनका 40% कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। तो हम मान लेंगे उसने x मैच खेले। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मानना पड़ेगा इसमें। माना कि उस टीम ने कुल x मैच है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा माना कि उस टीम ने कुल x मैच खेले। कितने मैच खेले, x मैच खेले। अब x मैच खेले तो x का जो 40% है वो कितना है, 10 है। तो इन्होंने जो जीत का प्रतिशत वो कितना है, जीत का प्रतिशत वो कितना दे रखा है। तो जीत का जो प्रतिशत दे रखा है वो हमें दे रखा है 40%। और जीते गए कुल मैच, जीते गए जो कुल मैच हैं वो कितने हैं। तो जीते गए कुल जो मैच हैं वो आपके कितने हैं, 10 हैं। तो कुल जो खेले गए मैच हैं उनका 40% कितना है, 10 है। तो आपको कुल का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कुल खेले गए मैच का 40% बराबर कितना हो जाएगा, 10। कुल खेले गए मैच का 40% जो कितना हो जाएगा आपके, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो कुल कितने मैच खेले, x। तो हमें x का क्या करना है, 40% ज्ञात करना, बराबर कितना आ जाएगा, 10। हम क्या करेंगे, x इंटू का की जगह पे इंटू आता है तो इंटू लिखेंगे, और 40 और प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में आएगा आपका 100 और बराबर में आएगा आपके 10। 1 0 से 1 0 कट जाएगा। तो x बराबर मान ज्ञात करने के लिए इस 10 का इधर गुणा कर देंगे और बटे में आपको 1 लिख लेना है। तो ये हो जाएगा आपका 10 इंटू 10 और बटे में कितना आएगा, 4। इसको काट देंगे या फिर गुणा करके इसमें भाग दे देंगे। 10 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 100 आ जाएगा। तो ये आएगा आपके 100 और बटे में आएगा आपका 4। अब 4 का भाग देंगे 100 में, जो कितनी बार जाएगा आपके 25, यानी कि जो x का मान है वो कितना आपके 25 है। तो कुल कितने मैच खेले, तो कुल जो खेले गए मैच हैं, कुल खेले गए जो मैच हैं वो कितने हो जाएंगे, वो आपके 25 से हो जाएगा। और 25 का जो 40% है वो कितना होता है, आपको दे रखा है यहाँ पे 10 होता है। तो ये आपको इस प्रकार से सवाल को उसको कॉपी में आपको हल करना। अगला प्रश्न आपका ये है कि 12a² b + 15ab², इसका गुणनखंड करना है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं। संख्या दे रखी है आपको सवाल नंबर 10 में, 12a² b + 15ab²। तो इसमें क्या करेंगे, सारा गुणनखंड करना पड़ेगा। पहले 12 के गुणनखंड कर लेते हैं। तो 12 के गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे, तो 12 के गुणनखंड आपको साइड में कर लेना। ये 12 में 2 का भाग 6 बार, 6 में 2 का भाग 3 बार और 3 में 3 का 1 बार। इसी प्रकार से 15 का, तो 3 का भाग 5 बार और 5 में 5 का 1 बार। तो क्या क्या लिखेंगे, 12 को तो लिखेंगे हम यहाँ पे 2 2 इंटू 3, तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा a कितनी बार, 2 बार है तो a इंटू a लिखेंगे, प्लस b 1 बार ही है तो इंटू में b 1 बार आ जाएगा, प्लस 15 को क्या लिखेंगे, तो 15 को लिखेंगे 3 इंटू 5 इंटू 1 बार a है और 2 बार b है। अब इसमें से जो कॉमन है उसको यहाँ पे निकाल लेंगे। एक तो 3 कॉमन निकल जाएगा इसमें से, एक तो इसमें से ये 3 कॉमन निकल जाएगा, एक इसमें से ये a कॉमन निकल जाएगा, तो एक इसमें से a कॉमन निकल जाएगा और एक इसमें से b कॉमन निकलेगा। ठीक है, इनको यहाँ पे बाहर कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3a और b। तो फिर यहाँ पे क्या बचेगा, 2 इंटू 2 और 1 बचेगा आपके a। तो 2 दूनी 4 a प्लस ये 3 तो बाहर चले गए, 5 बचेंगे और यहाँ पे केवल एक b बचेगा, प्लस 5b। तो गुणनखंड कितना हो जाएगा, 3ab कोष्टक 4a + 5b। ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल उत्तर हो जाएगा। फिर आपके अगला सवाल है ये, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा आपको 2744 का घनमूल ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा घनमूल ज्ञात करना है। ठीक है,
44 का घनमूल ज्ञात करना है। और विधि कौन सी लगानी है? अभाज्य गुणनखंड विधि लगानी है। ठीक है, ये आपको विधि काम में लेनी है। अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा 2744 का आपको घनमूल ज्ञात करना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको एक साइड में गुणनखंड करने, तो यहाँ पे लिखेंगे 2744। लास्ट में 4 है तो इसमें 2 का भाग चला जाएगा, 2 में 2 का 1 बार, देखो 7 में जाएगा 3 बार, 1 बचेगा 14 हो जाएगा 7 बार, और 4 में जाएगा 2 बार। फिर लास्ट में 2 आ गए तो 2 का भाग और चला जाएगा, 13 में 6 बार जाएगा, 17 हो जाएंगे, 8 बार जाएगा, 12 हो जाएंगे, 6 बार जाएगा। फिर भाग देंगे इसमें 2 का, तो 3 में 6 में जाएगा 3 बार, 8 में 4 बार, और 6 में जाएगा वापस 3 बार। अब अगर आपने जो 1 से 10 तक घन याद कर रखे तो उसमें आपको पता है कि 343 किसका घन होता है, तो आपको याद होना चाहिए 343 7 का घन होता है। तो इसमें आपके 7 का भाग जाएगा 49 बार, और 49 में फिर 7 का भाग जाएगा 7 बार, और 7 में 7 का 1 बार जाएगा। हमें क्या करना है? यहाँ पे घनमूल ज्ञात करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्यूब रूट। ये क्यूब रूट का निशान होता है, ये घनमूल का निशान है। तो फिर आपको यहाँ पे घनमूल में ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी। अंदर कितना लिखना है आपको? 2744। तो घनमूल ज्ञात करने के लिए यहाँ पर लिख लेंगे क्यूब रूट और 2744 के गुणनखंड क्या क्या आएंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2, और गुणा में 7 गुणा 7 गुणा 7। फिर बनाएंगे इसमें 3 3 के ट्रिपलेट, तो ये बन जाएगा, और एक 7 का बन जाएगा। अब घनमूल निकाल ले तो 3 3 के बनाने पड़ेंगे, इसमें से आपको एक एक अंक यहाँ पे बाहर लिखना है। इस घनमूल वाले के बाहर निकालेंगे तो एक तो आएगा आपके यहाँ पे 2, और दूसरा आएगा आपके 7, और 2 और 7 को गुणा कर लेंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा? 14 यानी कि 14। तो आपको यहाँ पे नीचे लिख लेना है कि 2744 का जो घनमूल है वो घनमूल कितना हो जाएगा? वो घनमूल आपके 44 यानी कि 14 यानी कि 14 इसका उत्तर रहेगा। इस प्रकार से इसका जो फाइनल उत्तर है वो कितना हो जाएगा? 14 इसका उत्तर आएगा। अगला जो आपका प्रश्न है ये क्वेश्चन नंबर 12 है कि ये जो संख्या दे रखी है आपको, ये कौन से गुणधर्म की सहायता से इसको जो परिकलित किया जाएगा। तो ये जो नियम है वो आपका साहचर्य नियम कहलाता है। कौन सा नियम है ये? साहचर्य नियम कहलाता है। तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा साहचर्य गुणधर्म। साहचर्य गुणधर्म क्या होता है आइए देख लेते हैं इसके बारे में, फिर आपको और इसमें सवाल करवाते हैं। जैसे साहचर्य में मान लो 3 नंबर है A, B और C, और साहचर्य में भी किसमें? गुणा में। तो गुणन में साहचर्य नियम है, ठीक है, गुणन साहचर्य नियम। तो मान लो इनको गुणा करेंगे, ये ABC 3 नंबर है, तो इसमें आपके गुणन साहचर्य नियम क्या होता है देख लो, गुणन साहचर्य नियम, ठीक है। तो गुणन साहचर्य नियम के दो या गुणधर्म के दो, तो गुणधर्म में आपको यहाँ देखना पड़ेगा। जैसे 3 नंबर है A, B और C, तो या तो A को B से गुणा कर लो और बाद में गुणा करो इसको C से, या A को बाद में गुणा करो, पहले गुणा कर लो B को C से। तो इन दोनों के जो उत्तर आएंगे वो सेम ही आंसर आएंगे। जैसे मान लो A बराबर 2 है, B बराबर 3 है और C बराबर 4 है। मान लेते हैं इसमें A का मान 2 आएगा, तो 2 इंटू B का मान कितना आएगा? 3 आएगा, इंटू C का मान 4 आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 4। पहले कोष्टक को हल किया जाता है तो 3 दूनी 6 आ जाएगा इसका, तो 6 इंटू 4 बराबर, कोष्टक को पहले हल करेंगे तो 3 चौक 12 आ जाएगा। 6 चौक कितने होते हैं? 24, और 12 दूनी भी कितने होते हैं? 24। इसका मतलब इस साहचर्य जो गुणधर्म है, गुणन साहचर्य गुणधर्म, इसके द्वारा दोनों उत्तर सेम ही आते हैं। तो ये दोनों आपको अच्छे से याद रखना है नाम। फिर आपको क्या करना है, इसमें एक किसी छात्रावास में जो विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या दी गई है और इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट में प्रदर्शित करना है। तो इसका पाई चार्ट बनाना है। तो पाई चार्ट बनाने के लिए आपको केंद्र के ऊपर कोण ज्ञात होना ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे, इसका पहले एक टेबल बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे भाषा, लिखेंगे इधर, तो क्या लिखेंगे? भाषा, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगी आपकी भाषा, और यहाँ आएगा आपके विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। विद्यार्थियों की यहाँ पे क्या आ जाएगी? विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी, ये लिखना पड़ेगा आपको। फिर इसमें लिखेंगे पूरे का भाग, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे भाषा कौन कौन सी हो जाएगी? तो भाषा हो जाएगी आपके यहाँ पे हिंदी,
हिंदी में कितने, तो 40 हो जाएगा। फिर आएगा आपके अंग्रेज़ी, तो अंग्रेज़ी वाले कितने, तो अंग्रेज़ी वाले हो जाएंगे आपके इसमें 12। और मराठी वाले कितने, तो मराठी वाले हो जाएंगे 9। और तमिल के कितने, तो तमिल के हो जाएंगे 7। और बंगाली कितने हैं, तो बंगाली बोलने वाले हो जाएंगे 4। और कुल कितना दे रखा आपको यहाँ पे, जो कुल दे रखा वो कुल भी यहाँ पे लिख लेंगे। तो कुल तो विद्यार्थियों की संख्या जो कितनी दे रखी है 72 दे रखी है। अब आपको इसमें कुल का भाग देखना है, ठीक है, कि हिंदी का जो टोटल में से कितना भाग है, ठीक है, तो या फिर आपको केंद्र का कोण देखना है। तो कुल का भाग देखेंगे, कुल का भाग, तो कुल के भाग में आपको क्या करना है, इसमें 72 का भाग करना है। तो ये आ जाएगा आपके कुल का भाग कितना हो जाएगा इसमें 40 और बटे में 72, 12 और बटे में 72, और 9 और बटे में 72, 7 बटे 72 और 4 बटे 72। फिर आपका केंद्र पर कोण ज्ञात करेंगे। केंद्र पर कोण कि हिंदी का केंद्र पे कितने का कोण है और बाकी सब्जेक्ट का केंद्र पे कितने का कोण बन रहा है वो आपको इसमें लिखना है। तो यहाँ पर आएगा आपके 40/72, 40/72 इंटू 360। कट जाएगा ये 36 के पार से ये 10 बार कटेगा और ये 2 बार कटेगा। फिर 2 के पार से ये जो 40 है वो 20 बार कटेंगे। तो हम यहाँ पे गुणा कर देंगे, 2 के पार से 40 20 बार कट गए, तो 20 को गुणा करेंगे 10 से, जो कितना आ जाएगा आपका 200 आ जाएगा। इसी प्रकार से 12 और बटे में कितना आएगा आपके 72 इंटू 360। ये भी कट जाएगा आपके 36 के पार से 10 बार और ये कटेगा 2 बार। 2 के पार से 12 कटेंगे 6 बार, यानी कि उत्तर जो आएगा 6 इंटू 10 बराबर 60 डिग्री आएगा। इसी प्रकार से आपको तीसरा वाला देखना है 9/72 इंटू 360। यहाँ पे 36 से कट जाएगा ये 10 बार और 72 कटेगा 2 बार। फिर 2 के पार से यहाँ पे 2 1 बार और 10 कटेंगे 5 बार। संख्या क्या बची हमारे पास में 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा 9 पंजे 45। इसी प्रकार से 7/72 इंटू 360, ये कटेगा 10 बार और ये कटेगा आपके 2 बार। 2 के पार से 10 कटेंगे 5 बार, तो 7 इंटू 5 बराबर कितना आएगा आपके 35 आएगा। अंतिम जो बचा हुआ है वो ये वाला है कि 4/72 इंटू 360, तो ये कटेगा आपके 2 बार और ये कटेगा 10 बार, 1 बार और ये कटेगा 2 बार। तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 10 बराबर में कितना आएगा आपके 20 डिग्री। टोटल जो आपके दे रखा है ये 200 डिग्री है, ठीक है, और ये अंग्रेज़ी वाला 60 डिग्री है, और फिर आपके 45 डिग्री है, इसके बाद में 35 डिग्री और 20 डिग्री। आपको क्या करना है, इन सभी को पाई चार्ट बनाने के लिए एक बड़ा सा आपको क्या है वृत्त बना लेना है। वृत्त बनाने के बाद में बीच में आपको इसका केंद्र खींच लेना है और ये इसकी एक त्रिज्या मान लेंगे, प्रारंभिक भुजा है। तो यहाँ से बनाना आपको 200 डिग्री का कोण, हिंदी में आपकी 200 डिग्री है। तो देखो 200 कहाँ पे आएंगे, मैं इसको अंदाज से बना रहा हूँ, आपको उसको डी से बनाना है। तो 180 तो सीधी लाइन आ जाएगी ये वाली, इससे 20 डिग्री और नीचे, तो लगभग ये वाला जो कोण है वो कितना हो जाएगा आपके 200 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। ये वाला जो कोण है वो कितने का होगा 200 डिग्री का। तो ये कौन सा विषय है, ये आपका हिंदी विषय है। फिर इसके बाद में अंग्रेज़ी, तो अंग्रेज़ी का तो है 60 डिग्री का, 60 डिग्री लगभग आपको यहीं पे आपको वापस 60 डिग्री का कोण बनाना है। तो ये हो जाएगा आपके 60 डिग्री अंग्रेज़ी। अंग्रेज़ी के बाद में फिर आपके मराठी जो कि 45% डिग्री, तो ये हो जाएगा आपकी 45 डिग्री। तो यहाँ से कोण खींचेंगे 45 वाला, तो ये कोण कितना आएगा आपके 45 का, जो कौन सी भाषा है मराठी। फिर मराठी के बाद में तमिल है जो कि 45 डिग्री, ये हो जाएगा आपके 35 डिग्री का। तो बचा हुआ हमारा 35 डिग्री में क्या हो जाएगा तमिल हो जाएगा, और बचा हुआ जो 20 डिग्री है उसमें आपकी कौन सी भाषा आ जाएगी, बंगाली भाषा आ जाएगी। तो इस प्रकार से आपको अपना जो पूरा पाई चार्ट है वो तैयार कर लेना है।
फिर अगला अपना जो क्वेश्चन है वो आपके 14 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें आपके एक स्तंभ ए दे रखा है और एक स्तंभ ब दे रखा है। स्तंभ अ को स्तंभ ब से मिलान करना है। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि 2 की घात 2 और उसकी घात है 3। तो 2 की घात 2 और उसकी घात 3 है। ये एक ऐसा सवाल है कि a की घात m और उसकी घात n है, तो यहाँ पे घात की घात गुणा होती है, a की घात m इंटू n हो जाएगा। यहाँ पर भी ऐसे होगा, 2 की घात 2 इंटू 3 हो जाएगा। तो 2 की घात, इसका उत्तर आपके 6 आ जाएगा, 2 तिया 6। तो इसका जो उत्तर वो क्या हो जाएगा, प्लस के 6 उत्तर इसमें रहेंगे। फिर आपके अगला प्रश्न है ये, इसकी घात देखो कितनी 0 है, तो जिसकी भी घात 0 होती है उसका उत्तर हमेशा 1 आता है। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, आपके 1 आ जाएगा। फिर आपके अगला प्रश्न है ये वाला, जिसको भी सोल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर घात दे रखी है, तो घात जैसे a बटा b की घात मान लो ये m दे रखा है, तो इसको a की घात m बटा b की घात m भी लिख सकते हैं। तो ये 2 घात दोनों के ऊपर लग जाएगी, तो 1 की घात 2 हो जाएगी और बट्टे में 2 की घात 3 और उसकी घात 2 हो जाएगी। तो 1 की घात 1 ही रहेगी और 2 की घात 3 और इंटू 2, तो 2 की घात 6 हो जाएगा। अब ये 1 के बट्टे में ऐसा कहीं दे नहीं रखा है, तो हम क्या करेंगे, इस 2 को ऊपर ले जाएंगे। तो जब भी बट्टे में कोई घात होती है वो ऊपर जाती है तो वो हमेशा माइनस में हो जाती है। तो याद रखेंगे, ये 2 की घात जो 6 है वो ऊपर जाएगी तो माइनस के 6 में चेंज हो जाएगी। तो इसका उत्तर कितना आएगा, 2 की घात -6। अब बचा हुआ जो आंसर है वो इस वाले का आंसर हो जाएगा, जो क्वेश्चन नंबर आपके डी दे रखा है। इसको भी सोल्व करके मैं आपको बताता हूँ इसका उत्तर आपके 29 कैसे आने वाला है। तो सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है इसको लिख लेते हैं, 1/2 की घात -2। तो 1/2 की घात, ये जो माइनस का 2 है, जब इसकी घात को इसको पलटेंगे, बट्टे वाले को पलटेंगे तो ये घात प्लस में हो जाती है। तो 1/2 का 2/1 होगा और उसकी घात हमेशा प्लस में आ जाएगी। इसी प्रकार से 1/3 की घात कितनी है, -2 है, तो इसकी भी घात 3 की घात 2 हो जाएगा। और 1/4 की घात -2 है, तो इसमें आपके हो जाएगा प्लस की 4 की घात 2। 2 की घात 2 का मतलब 4 हो जाएगा, 3 की घात 2 का मतलब 9 हो जाएगा और 4 की घात 2 का मतलब 16 हो जाएगा। अब क्या करना है, इन सभी की जोड़ करनी है। तो 16 और 9 25 और 4 कितने हो जाएंगे, 29 हो जाएगा। तो इसका जो उत्तर है वो कितना आएगा, आपके 29 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 15 है, जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। इसमें बेलन का आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखना है। तो बेलन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो इसका फॉर्मूला होता है 2πr कोष्टक h + r। ये बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ये वाला फॉर्मूला आपको इसमें लिखना है। अगला प्रश्न है, m की घात 2 इंटू n इंटू n की घात 2p और p की घात 2m। इसका आपको गुणनफल ज्ञात करना है, सब में गुणा करना है। तो आधार समान होने पे घातें जुड़ जाती गुणा में। तो m की घात कितनी हो जाएगी, m की घात 2 तो ये है और 1 ये है, तो m की घात आपकी हो जाएगी 2 और 1 3। और यहाँ पर n की घात भी कितनी हो जाएगी, 2 और 1 3। और p की घात 2 और 1 3 हो जाएगी। तो कुल मिला के घातें m n और p की 3 3 हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5x और y का अखंडनीय गुणनखंड रूप क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका 5 × x × y। ये इसका अखंडनीय रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक अथवा डाकघर जैसी संस्थाओं के पास जमा किए गए धन पर इन संस्थाओं द्वारा भुगतान किया गया जो अतिरिक्त धन होता है वो क्या कहलाता है। तो वो अतिरिक्त धन जो होता है उसको ब्याज कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको ब्याज कहा जाता है। फिर 16वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। संख्या 90 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। संख्या 90 किसका वर्ग है, 90 किसी का वर्ग नहीं है। 81 जो है वो आपका 9 का वर्ग होता है, या फिर आपके 100 होगा तो फिर आपके 10 का वर्ग होता है। इसका मतलब ये वाला आपके असत्य रहेगा। नेक्स्ट है आपके सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या 8 है। तो सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या 8 है, तो 8 एक किसका घन है, 2 का घन है। अब इससे भी छोटी संख्या है 1 का घन, जो कि 1 ही होता है। इसका मतलब सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या तो 8 तो नहीं होगी।
8 से छोटी एक और है, तो फिर हमने को गलत करना पड़ेगा, ये असत्य है। तीसरा प्रश्न है कि 6, 8 और 10 के समूह को पाइथागोरस त्रिक कहते हैं। ये ठीक बात है। पाइथागोरस त्रिक क्या होता है कि इन्हीं 2 का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो तीसरे के स्क्वायर के बराबर आता है। ये होता है आपका कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण मान लेते हैं, इसमें बड़ी भुजा को कर्ण मानते हैं, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, वो आपके 8 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर के बराबर आता है। 8 का स्क्वायर 64, 6 का 36, और इन दोनों की जोड़ करेंगे तो ये 10 का वर्ग 100 के बराबर आएगा। तो 36 और 64 कितने हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे, दोनों बराबर हैं। इसका मतलब ये पाइथागोरस की जो त्रिक है इसमें बिल्कुल शामिल है। तो इसका उत्तर क्या करेंगे? सत्य करेंगे। अगला प्रश्न है कि ये जो दे रखा है आपके 529, इसका वर्गमूल 27 है। तो 529 जो वर्ग है वो किसका वर्ग है? ये 23 का वर्ग है, 23 का। तो ये कह रहे हैं कि 27 का, इसका मतलब ये आपके असत्य रहेगा। कमेंट करके आपको बताना है कि 27 का वर्ग कितना होता है। ठीक है, 27 का वर्ग कितना होता है? 27 को 27 से गुणा करके इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। अगला जो प्रश्न आपके क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि किसी डिब्बे की मिठाई को 24 डिब्बों में बच्चों में बांटा जाए तो प्रत्येक बच्चे को 5 मिठाइयाँ मिलती हैं। यदि बच्चों की संख्या में 4 की कमी हो जाए तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिलेगी, वो आपको बताना है। तो इस सवाल में आपके कुल बच्चे कितने हैं? तो कुल बच्चों की जो संख्या दे रखी है वो दे रखी है, कुल बच्चों की संख्या ये कितनी दे रखी है आपको? इसमें कुल बच्चों की संख्या दे रखी है वो आपको इसमें 24 दे रखी है। और प्रत्येक बच्चे को जो मिठाई मिल रही है वो कितनी मिठाई मिल रही है? तो प्रत्येक बच्चे की मिठाई जो संख्या है, प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली मिठाई की संख्या, ठीक है, तो को मिठाई की संख्या कितनी हो जाएगी? मिठाई की संख्या आपके इसमें दे रखी है वो कितनी है? 5 है। तो कुल कितनी मिठाइयाँ हो जाएगी? तो कुल मिठाइयाँ जो हो जाएगी आपके, कुल मिठाइयाँ वो बच्चों की संख्या को 5 से गुणा करेंगे तो 24 × 5, ये कितना हो जाएगा? 4 पंजे 20 और 5 दूनी 10 और 2 12, 120 मिठाइयाँ हैं। अब बच्चों की संख्या कितनी कम करनी है? इसमें आपके 4 बच्चों की संख्या कम करनी है। तो शेष बच्चे कितने हो जाएंगे? शेष बच्चों की संख्या हो जाएगी, शेष बच्चों की संख्या ये कितनी हो जाएगी? तो 4 कम कर देंगे कुल में से, 24 - 4 बराबर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब आपको प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिलेगी वो आपको बताना है। तो प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली मिठाइयों की संख्या, अब प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली मिठाई की संख्या, ठीक है, मिठाई की संख्या ये कितनी हो जाएगी? टोटल मिठाइयाँ तो वही रहेगी, बच्चे कम हो गए, 120 हैं और इसमें भाग दे देंगे 20 का, तो 0 से 0 कट जाएगा और 12 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 6 बार। तो कितनी मिठाइयाँ आएगी प्रत्येक बच्चे के? पहले आपके 5-5 मिठाइयाँ आ रही थी, अब कितनी आ जाएगी? 6 मिठाइयाँ आ जाएगी। तो ये सवाल आपको इसमें सोल्व करना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समीकरण में आपको दे रखा है ये वाला, और इसमें आपको क्या करना है? इस समीकरण को हल करना है। क्वेश्चन नंबर 18। तो आपके 18वें सवाल में ये समीकरण दे रखा है और समीकरण को आपको यहाँ पे हल करना है। तो आइए इसको हम यहाँ पे सोल्व करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले इस एक को इधर ले चलते हैं या फिर एक का भी इसको हल कर लेंगे। सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 6x + 1 और बटे में 3 प्लस में 1 बराबर x - 3 और बटे में 6। इसके बटे में कुछ नहीं तो ले लेते हैं 1, और यहाँ पर इसका ले लेंगे एलसीएम। तो यहाँ पे 1 और 3 का एलसीएम 3 आएगा, 3 का भाग 3 में एक बार, 1 को गुणा करेंगे 6x + 1 से, तो ये हो जाएगा आपका 6x + 1 प्लस 1 का भाग 3 में 3 बार, और 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, और बराबर में क्या आएगा आपका x - 3 और बटे में 6। ये जो हमारा 3 है इससे ये 6 2 बार कट जाएगा, तो हमारे पास में क्या बचेगा? 6x + 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4, और बराबर में क्या आएगा आपका x - 3 और बटे में 2। इस 2 का इधर
क्रॉस गुणा कर देंगे तो ये 2 का अंदर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6x + 4 और बराबर में आएगा आपका x - 3। यहाँ पर इस 2 का अंदर गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12x + 4 दूनी 8 बराबर आएगा आपका x - 3। प्लस का x इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा तो 12x माइनस में यहाँ पे कितना आ जाएगा 1x बराबर -3 प्लस के 8 इधर आएंगे तो -8 हो जाएंगे। तो 12 में से 1 जाएगा तो 11x और -3 -8 -11 हो जाएगा। हमें मान ज्ञात करना है इसमें x का तो -11 में भाग देंगे 11 का तो x का जो मान है वो कितना आएगा -1 आएगा जो कि इस सवाल का हल होगा। तो इस प्रकार से इस वाले समीकरण को आपको ऐसे सोल्व करना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक 14 सेमी चौड़ाई वाला कोई एक आयताकार कागज़ है। इसको कागज़ के चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर 20 सेमी त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है। तो इस प्रकार बने बेलन का आयतन आपको ज्ञात करना है। तो आइए इस सवाल को भी हल करते। पहले आपको बेलन बनाना है, उसकी ऊंचाई और त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आपके इसमें जो दे रखा है उसको यहाँ पे बना लेते हैं। एक 14 सेमी चौड़ाई वाला कोई आयताकार कागज़ है, ठीक है। एक आयत है जिसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, वो आपकी जो चौड़ाई दे रखी है वो 14 दे रखी है। ये लंबाई तो नहीं पता है, ठीक है, लेकिन ये वाली जो चौड़ाई है वो कितनी दे रखी है आपको 14 सेमी दे रखी है। अब इस कागज़ को मोड़कर 20 सेमी त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है चौड़ाई के अनुदिश। मतलब इसको चौड़ाई के अनुदिश मोड़ना है तो इसका जो बेलन बनेगा वो चौड़ाई के जो चौड़ाई है वो उसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो ये 14 आपकी चौड़ाई है तो इसकी ऊंचाई के रूप में आ जाएगा। और इस बेलन की जो त्रिज्या है वो कितनी है दे रखी है हमें 20 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इसमें r बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा और h बराबर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो इस सवाल में जो बेलन बनेगा, बेलन की त्रिज्या कितनी दे रखी है आपको, बेलन की जो त्रिज्या है वो r बराबर दे रखी है आपको 20 सेंटीमीटर। और बेलन की जो ऊंचाई है, ऊंचाई जिसको h से लिखते हैं ये r से लिखते हैं, वो कितनी दे रखी है आपको अभी हमने देखा जो आयत की चौड़ाई है वही बेलन की ऊंचाई हो जाएगी। तो ये कितना आएगा आपके 14 सेंटीमीटर। और हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, हमें इसमें ज्ञात करना है बेलन का आयतन। तो फॉर्मूला लगाएंगे इसमें बेलन का आयतन। क्या फॉर्मूला होता है बेलन के आयतन का, बेलन के आयतन का सूत्र होता है πr²h। पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है। r का मान कितना है, r का मान 20 है तो 20 को 2 बार लिखना पड़ेगा क्योंकि हमारे 20 का स्क्वायर है। तो 20 × 20 × h का मान कितना है 14 है, तो यह आएगा 14। फिर क्या करेंगे 7 के पार से 7 और 14 घटेगा 2 बार, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। इन दोनों को यहाँ पे गुणा करेंगे। तो गुणा करने के लिए 22 को गुणा कर लेते हैं 2 से, तो 22 दूनी कितना हो जाएगा 44 और 20 का गुणा कर लेते हैं 20 से। तो 20 और 20 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। फिर 44 और 400 को गुणा करेंगे तो 2 0 पहले लगा लो और 44 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4 चौक 16, 16 और 1 17। तो कितना हो जाएगा आपके 176 176 यानी कि 17,600 और ये सेंटीमीटर क्यूब आएगा, क्योंकि हम क्या ज्ञात कर रहे हैं इसमें आयतन ज्ञात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से इस सवाल का जो फाइनल उत्तर है वो कितना आएगा आपके 14 सेमी चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज़ की चौड़ाई के अनुदिश 20 सेमी त्रिज्या वाले एक बेलन का बनाया जाता है और इस बेलन का आपको आयतन ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर आपके कितना आ जाएगा 17,600 वर्ग सेमी, सॉरी घन सेमी इसका उत्तर रहेगा। फिर आपका अगला सवाल है कि ये वाले जो सवाल नंबर है आपके 20वां, इसमें आपको इसमें फाइनल आंसर आपको ज्ञात करना है कि a + b और 2a - 3b + c - 2a - 3b × c को सरल करके इसका उत्तर आपको ज्ञात करना है। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आपको हल करना है 20वां क्वेश्चन। तो इसमें आपको क्या करना है, पहले इस a + b को इससे गुणा करना है, फिर इस c को इन दोनों से गुणा करना है, फिर इस माइनस का अंदर गुणा कर देंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं a + b, इसको गुणा करना है आपको 2a - 3b और प्लस c से, और फिर अंदर गुणा करेंगे इस 2a का और c का।
तो ये हो जाएगा आपका 2a माइनस 3b और इंटू में c। अब सबसे पहले इस a प्लस बी का अंदर गुणा करते हैं। तो a का गुणा होगा दोनों के साथ में, तो ये हो जाएगा आपके 2a का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3ab और प्लस ac। a और c गुणा होकर क्या बन जाएगा, ac बन जाएगा। प्लस b का गुणा करेंगे 2a से, तो ये हो जाएगा आपका 2ab। b का करेंगे माइनस के 3b से, तो माइनस का 3b स्क्वायर, और b का करेंगे c से, तो आपका प्लस का bc हो जाएगा। ये हमने इन दोनों का गुणा कर लिया। अब इसका अंदर गुणा करेंगे तो ये माइनस बाहर रहेगा और c का इन दोनों से गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2ac माइनस 3bc। ठीक है, इस माइनस का अंदर गुणा करना भी बाकी है, इसको वापस लिख लेते हैं। तो इसमें आपके एक तो ये ab है और एक ये ab है, ये कट जाएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ से काट देंगे और फिर यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये 3ab है और ये 2ab है, माइनस का 3ab और प्लस के 2ab, माइनस का 1ab बचेगा। तो 2a स्क्वायर माइनस का ab प्लस ac, ठीक है, प्लस क्या बचेगा ac और माइनस का 3b स्क्वायर और प्लस में bc। अब माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस में आएगा आपका 2ac, माइनस का 2ac और माइनस माइनस प्लस का 3bc। फिर इसको अपने आगे सोल्व कर लेते हैं। तो ये ac इसमें है और ac इसमें है, एक bc इसमें और एक bc इसमें है, तो यहाँ पर इसको भी सोल्व करके लिख लेते हैं। तो ये ac और ये ac, ये माइनस का है तो आपको उत्तर माइनस में आ जाएगा, और ये bc प्लस के हैं और ये bc प्लस का है तो ये जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 2a स्क्वायर माइनस ab, और ये आएगा आपका माइनस का ac, ये वाला है और ये वाला माइनस का ac, फिर माइनस का 3b स्क्वायर, और क्या बचेगा आपके bc और ये एक bc, तो ये हो जाएगा आपका प्लस के 4bc। तो इस प्रकार से इसका जो फाइनल उत्तर आपका ये रहेगा। फिर आपके अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें आपके 12,600 रुपये का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है, जबकि ब्याज की दर वार्षिक संयोजित है। तो आइए इस सवाल को भी हल कर लेते हैं। यहाँ पर जो दे रखा है उसको यहाँ पे लिख लेंगे। तो मूलधन कितना दे रखा आपका इसमें, इसका जो मूलधन दे रखा आपको वो दे रखा है 12,600 रुपये। समय कितना दे रखा आपको, तो समय जो दे रखा है मूलधन को P से लिखते हैं, समय को T या फिर इसको N से लिखा जाता है। ये कितना दे रखा आपको, 2 वर्ष दे रखा है, और दर रेट कितनी दे रखी है, दर रेट जो दे रखी है आपको इसमें 10% दे रखी है, और इसका जो CIM है ज्ञात करना है, चक्रवर्ती ब्याज है, इसको क्या कहते हैं, चक्रवर्ती ब्याज कहते हैं। तो इसका जो चक्रवर्ती ब्याज है वो हमें ज्ञात करना है। चक्रवर्ती ब्याज को क्या कहते हैं, CI कहते हैं, और ये CI हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला लिखेंगे इसमें आपके चक्रवर्ती ब्याज का। ठीक है, तो हिंदी में लिख लेता हूँ मैं आपको ये सूत्र। ये होते हैं आपके चक्रवर्ती जो ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है मूलधन कोष्टक 1 प्लस दर और बटे में आता है 100 की घात समय, और माइनस में आपकी देखो केवल चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है तो इसमें से आपको मूलधन वापस माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और मिश्र धन ज्ञात करना हो तो वो आपको मूलधन माइनस नहीं करना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है CI बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100, और इसकी पावर N या T माइनस P होता है। इन सभी के मान इस सूत्र में लिख लेंगे। तो P प्रिंसिपल कितना है, 12,600 रुपये, तो यहाँ पर आपको लिखना है 12,600 रुपये। कोष्टक ये यहाँ पे गुणा में है, ठीक है, ये यहाँ पे किस में, गुणा में है। 1 प्लस दर कितनी है 10% और बटे में आएगा आपका 100, और इसकी घात कितनी है 2, समय कितना है 2 वर्ष है, माइनस मूलधन कितना है 12,600 रुपये। अब आपको पहले कोष्टक को सोल्व करना है। तो इस कोष्टक को सोल्व करने के लिए आपको LCM लेना पड़ेगा। तो इस दोनों का LCM 100 आएगा, तो 100 और 10 कितना हो जाएगा, ऊपर 110 हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा आपको 126 यानी कि 00 इंटू, देखो जब भी यहाँ पे प्लस दे रखा हो तो इन 100 आपको क्या करना है, सीधा जोड़ कर लेनी है। 100 में ऊपर वाली संख्या जोड़ के और इसको सीधा लिख लेना। और यहाँ पे माइनस दे रखा हो, एक के बाद में माइनस, तो फिर आपको 100 में से इसको घटा के फिर बटे में 100 वापस लिख लेना है। तो यहाँ पे प्लस है तो 100 में 10 जोड़ेंगे तो
110 और बटे में आएगा आपका 100 और इसकी जो घात है वो कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी और माइनस में कितना आएगा आपके 12,600 रुपये। अब इसकी घात 2 को 2 बार लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा आपके 12,600 इंटू इसको 2 बार लिखेंगे 110 बटे 100 इंटू 110 और बटे में 100 और माइनस में आएगा आपके 12,600 रुपये। फिर काटेंगे इसको, इसके 2 जीरो से इसके 2 जीरो कट जाएंगे, इसके 2 जीरो से इसके ये दोनों जीरो कट जाएंगे। अब संख्या क्या बची हुई है हमारे पास में? हमारे पास में संख्या है 126 इंटू 11 और 11। 11 को 11 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपके 121। तो यहाँ लिखूँगा मैं 121, ठीक है। इन दोनों को गुणा करके इसमें से 12,600 माइनस करना है। तो हम क्या करेंगे 126 को 121 से गुणा कर लेंगे, इस साइड में गुणा कर लो 126 को 121 से, तो ये हो जाएगा 126 इंटू 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 एकम 2 इंटू 2 बार लगेगा 6 2 1। इन सब की जोड़ करेंगे 6 2 और 2 4 और ये हो जाएगा आपका 6 और 6 12, हासिल का 1, 4 और 1 5 और 1, कितना आएगा आपकी ये 15,246। तो यहाँ पर आएगा आपके 15,246 माइनस 12,600। तो इसमें से आपको क्या करना है 12,600 इसमें से माइनस करना है। तो ये हो जाएगा आपका 6 4, 12 में से 6 गए तो 6, 4 में से 2 गए तो 2। तो इसका जो उत्तर आएगा वो कितना आ जाएगा 2,646 रुपये। तो 2 साल का जो ब्याज आया वो कितना आ जाएगा आपके 2,000 कितने रुपये आएंगे 646 रुपये इसका ब्याज आएगा। तो इस प्रकार से आपको जिसका जो चक्रवर्ती ब्याज है वो वाला सवाल आपको इसमें से हल करना है। मूलधन दे रखा है, समय भी दे रखा है और आपको दर भी दे रखी है, तो सीधे इसका चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना। मान लो यहाँ पर चक्रवर्ती ब्याज की जगह पे वो पूछता है कि हमें मिश्र धन ज्ञात करना है। तो मिश्र धन के लिए हम क्या करेंगे, ये जो मूलधन लास्ट में घटा रहे हैं उसको नहीं घटाएंगे, बाकी पूरा सवाल सेम उसी प्रकार से हल होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला सवाल आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। अगला जो सवाल है आपका ये है कि उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए निम्न जो तालिका दे रखी है इनमें राशियों के लिए एक आलेख खींचना है और आलेख से ये भी ज्ञात करना है। तो ये एक समय दे रखा है और ये आपको तय की गई दूरी दे रखी है, आपको उसमें ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचने के लिए एक तो आपको आड़ी लाइन खींचनी है और एक आपको खड़ी लाइन खींचनी है। जो आड़ी लाइन है वो आपको एक्स अक्ष पे ले लेनी है, ठीक है, और खड़ी लाइन वाई अक्ष को। तो पहले वाला आपके एक्स अक्ष में आ जाएगा और सेकंड वाला आपके वाई अक्ष में चला जाएगा। तो कितना लेना है आपको, समय लेना है। आप देखो एक तो ये हो जाएगा वाई अक्ष और ये हो जाएगा आपका एक्स अक्ष। तो ये तो हो जाएगा एक्स अक्ष और ये हो जाएगा आपकी वाई अक्ष। समय लेना आपको 1-1 घंटे में, तो ये 1-1 घंटे को आपको इस प्रकार से डिवाइड कर देना है, 1 2 3 और 4 घंटे। इधर क्या आ जाएगा आपका समय आ जाएगा और वो भी किस में है समय घंटे में, तो समय घंटे में आ जाएगा। और इधर जो आएगा वो आपका आएगा तय की गई दूरी। तय की गई दूरी कितनी है तो किलोमीटर में आपके दे रखी है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका दूरी जो किस में दे रखा है किलोमीटर में दे रखा है, जहाँ पे यहाँ पर हो जाएगा आपका सबसे पहले 30 60 90 और 120। 30 फिर आएगा आपके 60 फिर आएगा 90 और फिर इसके बाद में 120 और लिखो तो 150। इधर 30-30 का गैप है और इस वाले साइड में 1-1 का गैप है। तो यहाँ पर आपको पहले ग्राफ खींचना है, 1 के साथ में 30 लेना है, ठीक है। ये वाला 1 के साथ में 30 लेना है, तो 1 के साथ में 30 आपका यहाँ पर आएगा। 2 के साथ में 60 लेना है, 3 के साथ में 90 लेना है और 4 के साथ में 120 लेना है। कुल मिला के ये एक प्रकार की एक सीधा ग्राफ आपको देखने को मिलेगा, एक सीधी लाइन देखने को मिलेगी। तो ये जो ग्राफ है वो एक सीधी रेखा में प्राप्त होगा और इसको अपन क्या कहते हैं रैखिक आलेख कहते हैं। इसमें आपसे पूछा जा रहा है एक तो पैमाना लिखना पड़ेगा, इसका क्या लिखना पड़ेगा पैमाना। पैमाना आपको एक्स अक्ष पर भी लिखना है और वाई अक्ष पर भी लिखना है। तो एक्स अक्ष पे कितना है, एक बड़ा खाना बराबर 1 घंटा, ये समय दे रखा घंटे में, तो यहाँ लिखेंगे एक बड़ा खाना बराबर कितना लिखेंगे 1 घंटा लिखेंगे। इसी प्रकार से वाई अक्ष पर भी लिखेंगे, वाई अक्ष पर क्या लिखेंगे, वाई अक्ष पर आपका पैमाना हो जाएगा
एक बड़ा खाना बराबर कितने किलोमीटर ले रहे हैं, बड़ा खाना बराबर 30 किलोमीटर ले रहे हैं। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा आपके 30 किलोमीटर। ये तो हो जाएगा अपना पैमाना। फिर 2 क्वेश्चन पूछे गए। 75 किलोमीटर की दूरी तय करने में समय बताना है। तो 75 कहाँ पे आएगा, ये 60 और 90 के बीच में, और इधर इनको यहाँ पे मिलान करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ चला जाएगा, तो ये 75 और इधर आएगा आपका 2 घंटे और 3 घंटे के बीच में। तो ये जो ग्राफ आपका ये कहाँ मिल रहा है, आपके 2.5 घंटे में मिल रहा है। इधर आपके 75 वाला मिल रहा है। तो पहले का जो उत्तर है वो कितना हो जाएगा 75 किलोमीटर में। तो 75 किलोमीटर जो तय की गई दूरी है उसमें आपको कितना समय लगेगा, तो आपको 2.5 घंटा लगेगा, 2 घंटा और 30 मिनट। फिर ये सेकंड कह रहा है कि 3.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेंगे। तो 3 और 4 के बीच में 3.5 है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा ये, ठीक है। ये 3 और 3.5 के 4 के बीच में, और ये 90 और 120 के बीच में आ जाएगा आपका इसका ग्राफ। तो 90 और आपके 120 का बीच का जो ग्राफ है वो कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। तो ये दूसरी की जो दूरी वो कितनी आ जाएगी 3.5 घंटे में। तो 3.5 घंटे में जो दूरी तय करेंगे वो कितनी हो जाएगी 105 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये जो आएगा आपके 105 आएगा, क्योंकि इसका आधा है। 90 और 120 का जो बीच का जो संख्या है वो आपके 105 है। वैसे ही 3 और 4 के बीच का जो संख्या है वो आपके 3.5 है। तो 3.5 घंटे में 105 किलोमीटर और 75 किलोमीटर को 2.5 घंटे में पार करेंगे। इस प्रकार से ये वाला जो ग्राफ वाला क्वेश्चन है वो भी आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, और इसमें से एक क्वेश्चन आपके फिक्स पूछा जाएगा, ये आपके गलत नहीं होना चाहिए। ग्राफ जो आएगा वो आपके अथवा में आएगा। तो ये देखो ग्राफ अथवा वाला भी दे रखा है, इसको भी सोल्व कर लेते हैं। सेब की संख्या दे रखी है और आप में मूल्य दे रखा है। तो एक अक्ष पे ले लेंगे सेब की संख्या और दूसरे पे ले लेंगे सेब का मूल्य, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके सेब की संख्या है आपके 1 2 3 4 और ये 5, 6 भी ले सकते हैं इसमें। यहाँ पर आ जाएगा आपका सेब की संख्या या सेबों की संख्या, यहाँ लिख लेंगे सेबों की संख्या, और इधर लिखेंगे अपन मूल्य। तो इस साइड में क्या हो जाएगा आपका मूल्य हो जाएगा वो रुपयों में है। मूल्य कहाँ से कहाँ तक है 5 10 15, 5 के गैप में है। तो 5 10 15 20 25 ये हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 5 10 15 20 और ये वाला 25। अब एक सेब के कितने रुपए 5 रुपये, तो आपको यहाँ पे लिखना 1 2 3 4 5 और 6। तो पहले वाला कितने पे मिलेगा, एक वाला 5 पे, तो एक वाला मिलेगा आपको 5 पे, 2 वाला मिलेगा 10 पे, 3 वाला मिलेगा 15 पे, 4 वाला मिलेगा 20 पे और 5 वाला मिलेगा 25 पे। इन सबको क्या करना है एक सीधी रेखा में मिलान कर देना है, तो अपना जो उत्तर है वो आ जाएगा। ये लिखने के बाद में फिर आपको लिखना है पैमाना। तो पैमाना क्या है वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। पैमाना एक्स अक्ष पे भी लिखना है और वाई अक्ष पे भी लिखना है। पैमाना एक्स अक्ष पे कितना है, एक बड़ा खाना या 1 सेंटीमीटर बराबर क्या लिखेंगे, एक सेब लिखेंगे, एक सेब लिखेंगे। और यही वाई अक्ष पर लिखना है आपको। तो वाई अक्ष पर पैमाना क्या लिखेंगे कि एक बड़ा खाना बराबर पैमाना कितना लिखेंगे 5 रुपये। कितने का गैप है 5 का गैप है, तो 5 रुपये आपको लिख लेना है। फिर आपसे ये पूछ रहा है कुछ क्वेश्चन कि 3 सेबों का मूल्य कितना होगा। तो 3 सेब का मूल्य कितना आपके 15 रुपये है, तो इसमें आपके कितना आ जाएगा 15 रुपये आ जाएगा। और 20 रुपये में कितने सेब प्राप्त होंगे, तो 20 रुपये में कितने सेब मिल रहे हैं आपको 4 सेब मिल रहे हैं, तो 20 रुपये में 4 सेब प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से आपको जो प्रश्न पूछेंगे उसके जवाब यहाँ पे देना है। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है जिसमें आपको क्या करना है गुणनखंड ज्ञात करना है। पहला है आपका p² माइनस 10p और प्लस 25। तो इसको सोल्व करते हैं। ये आपका दे रखा है p² माइनस का 10p और प्लस में 25। तो यहाँ पर इसके टुकड़े करने 10 के, जिनको गुणा करें तो 25 आ जाए और जोड़े तो 10 आ जाए। तो 5 पंजे 25 और 5 और 5 10 हो जाएगा। तो माइनस के 5p और माइनस के 5p और प्लस का क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। इसमें से कॉमन निकालेंगे p कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, एक तो p बचेगा और इसमें से 5 बचेंगे। इसी प्रकार से यहाँ से कॉमन निकालना आपको माइनस के 5, तो माइनस के 5 कॉमन निकालेंगे तो प्लस के p
और माइनस के 5। अब यहाँ पे जो 2 बार कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, p-5 एक बार लिखेंगे, और एक जो बाहर कोष्ठक में है ये p और माइनस के 5 इसको कोष्ठक में बंद कर देंगे। ये जो उत्तर आया वो इस वाले सवाल का आपके क्या है, गुणनखंड है। ठीक, इसके क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा सवाल चेक करते हैं। 49 x का स्क्वायर और माइनस में 36। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर के रूप में लिख लेते हैं। तो ये 49 7 का स्क्वायर है और x लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 7x का स्क्वायर माइनस 36 6 का स्क्वायर है। यहाँ पर एक फॉर्मूला लग रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या फॉर्मूला होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो a का मान 7x है और b का मान 6 है, तो ये आएगा आपके 7x प्लस का 6 और दूसरा आएगा आपका 7x माइनस का 6। तो इस प्रकार से आपको फाइनल उत्तर 7x प्लस 6 और 7x माइनस 6 लिख लेना है। अगले क्वेश्चन में आपको एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है, 75 ये 25वां क्वेश्चन है। इसमें आपको x y z का मान ज्ञात करना है। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। ये एक दे रखा है, ये x है, ये वाला y है और ये वाला z है। अच्छा, y वाला ये है, तो इनका मान आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। तो x का जो मान है वो तो इस b के कोण के बराबर होगा, क्योंकि हमारे जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो इसमें आपका जो कोण s है वो कोण b के बराबर होगा। ठीक है, समांतर चतुर्भुज BEST में कोण s बराबर कोण b होगा। कोण s का मान कितना है, x है, कोण b का मान कितना है, 100 है। तो x का मान तो कितना है, 100 है। ठीक है, तो b का जो मान है वो तो आपके 100, ये x का मान आपके 100 हो जाएगा। अब और क्या दे रखा है इसमें कि किन्हीं दो जो लगातार कोण होते हैं इनकी जोड़ आपके 180 डिग्री के बराबर होती हैं। तो या तो हम यहाँ पे b और z को जोड़ें या फिर यहाँ पे x और z को जोड़ें। तो कोण x और कोण z का जो जोड़ है वो आपके 180 के बराबर रहेगा। तो कोण x प्लस कोण z का जो मान है वो आपके 180 के बराबर आता है। x का मान कितना है, 100 है, तो कोण z का मान कितना हो जाएगा, 180 माइनस 100। तो कोण z बराबर आएगा 180 माइनस 100। 180 में से 100 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 80 डिग्री बचेगा, जो कि कोण z का मान है। तो कोण z का मान कितना आएगा आपके 180 माइनस 100 बराबर 80 डिग्री। इसी प्रकार से कोण जो हमारा z है, ये कोण z और कोण y का जो मान है इनकी जोड़ भी 180 के बराबर होती है। तो ये भी लिख लेंगे, कोण z का मान कितना है, 80 है, और कोण y का मान हमें ज्ञात करना है, बराबर में 180। तो कोण y बराबर 180 माइनस 80। तो कोण y का मान कितना आ जाएगा आपके 100 डिग्री आ जाएगा। तो ये आपके कोण y का मान रहेगा। या फिर इसके अथवा में आपको सवाल दे रखा है कि समांतर चतुर्भुज दे रखा है गंस GUNS, इसमें x y का मान ज्ञात करना है। तो इसमें क्या होता है कि आमने सामने की जो भुजा होती हैं वो बराबर होती हैं। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज इसमें जो ये दे रखा है GUNS गंस, इसमें आपके जो SG हैं वो क्या हो जाएगी, NU के बराबर हो जाएगा, NU के बराबर आएगा। तो भुजाओं जो होती हैं आमने सामने की भुजाएं, सम्मुख भुजाएं, वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो सम्मुख भुजाएं क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। तो ये SG कितना दे रखा है, 3x दे रखा है, और NU कितना दे रखा है, 18 दे रखा है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 18/3। तो x का मान कितना आएगा आपके 6 उत्तर आएगा। इसी प्रकार से दूसरी भुजा देख लेंगे। इसमें आपके क्या है, इसमें आपके दे रखा है GU बराबर SN। GU का मान कितना है, 3y माइनस 1, और SN कितना है, 26 है। तो 3y बराबर माइनस का 1 उधर जाएगा तो 26 प्लस 1 27 हो जाएगा। ठीक है, तो 3y बराबर कितना आएगा, 27। तो y का मान कितना आ जाएगा, 27/3, और y का मान ज्ञात करने के लिए 27 में 3 का भाग दे देंगे। तो 3 का भाग 27 में कितनी बार जाएगा, 9 बार, 9 तिया 27। तो x का मान 6 आया और y का मान 9 आया। इस प्रकार से पूरे सवाल को आपको सोल्व करना है। तो 1 घंटे के इस वीडियो में मैंने आपको पूरा आपका जो गणित का मॉडल पेपर फर्स्ट था वो सोल्व करवा दिया। एक वीडियो में आपका जो गणित का मॉडल पेपर नंबर 2 है वो भी सोल्व करवा देंगे।
साइंस का मॉडल पेपर है वो भी आपको सोल्व किया हुआ वीडियो आपको मिल जाएगा चैनल के ऊपर। आपको सारी चीज़ें, ये साइंस का भी मॉडल पेपर है, इसको भी सॉल्यूशन करवा देंगे। आप निश्चिंत रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐप को डाउनलोड कर लेना और ऐप के ऊपर जो 49 रुपये वाली टेस्ट सीरीज़ है उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना, आपको उसमें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और ये पूरी जो PDF है शेखावटी मिशन 100 वाली, ये भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अपने ऐप के अंदर मिल जाएगी, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जिन बच्चों ने अभी भी ऐप के अंदर टेस्ट नहीं दिए तो आप टेस्ट ज़रूर देना, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और इस बार आपके जो टॉप जो 6000 बच्चे होंगे उन बच्चों को टैबलेट मिलेगा। और ऐप के अंदर जिन्होंने 49 रुपये वाली टेस्ट सीरीज ले रखी है उनको जो टॉप 3 बच्चे होंगे उन 3 बच्चों को 1100 की पुरस्कार राशि भी मिलने वाली है। तो अगर आपका भी सपना है टैबलेट लेने का, 1100 रुपये प्राप्त करने का, तो आज ही अपनी जो टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन कर ले, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपना जो स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप है इसको ज्वाइन कर लेना।